तीसरा ऑप्शन आया नेबर राउट सिलेक्शन के लिए, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है। आगे। जब मल्टी होम नेटवर्क यूज करते हैं बिगर इन्वायरमेंट में, बिगर साइट्स, बिगर ऑर्गेनाइजेशन में, और जो कि ओके मल्टीपल एग्जिट ओके पाथ यूज करता है। ओके। सो एक क्वेश्चन और एराइज हुआ था कि क्या बीजीपी कर सकता है और बाकी प्रोटोकॉल नहीं कर सकते। तो जो इसमें से दो ऑप्शंस, इफिशिएंट, ये दोनों मुझे लगते हैं रीजनेबल है। चलो डिस्कस करते हैं क्या मेरे पास ऑप्शंस है, ठीक है। और द रेफरेंस कौन है? रेफरेंस है आपका बुक्स। आवाज आ रही? आ रही। ओके। सो पहला ऑप्शन जो हमने डिस्कस किया कि अगर आप खुद आईएसपी हो, ठीक है, इफ यू आर ए आईएसपी, देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बीजीपी के अलावा। और ये जो है एक्सटेंशन है, जो अगली लाइन है, अगली लाइन क्या है? इफ यू हैव ए पब्लिक इंटरनेट, पब्लिक आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस, and you need to advertise that public IP address on internet, you have no option। कोई और दूसरा प्रोटोकॉल ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन किसी दूसरे आईएसपी के साथ या तो स्टैटिक होगा या तो बीजीपी होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये दो आईएसपी 1 है, ये आईएसपी 2 है। ये एक इंटरप्राइजेस कस्टमर है और उसके पास कुछ पब्लिक सर्वर है। पब्लिक सर्वर मींस दे हैव पब्लिक आईपी एड्रेस। सपोज करो 103.105.12.10 ऐसे कुछ आईपी एड्रेस /19, ये सबनेट। और इस पे उसने कुछ सर्वर, पब्लिक सर्वर बिल्ड किए हैं। वो चाहता है कि पब्लिक आके इस पे हिट करे। इस दिस आईपी एड्रेस पे उसने यूआरएल भी बना लिया है, ठीक है, www.xyz.com लाइक दैट। ओके, उसके पास ऐसे यूआरएल भी है। तो अभी क्या करेगा? इसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा जिससे ये आपका जो आईएसपी है उसके राउटिंग टेबल में आ जाए, तभी तो आप रीच कर पाओगे। आप यहाँ पे अपना पीसी लेके बैठे हो, ये जाएगा, ये आईएसपी पे जाएगा और आईएसपी से पूछेगा कि यार xyz.com पे जाना है, तो वो रिजॉल्व करेगा आईपी एड्रेस, बोलेगा 103 105। ये आईएसपी के राउटिंग टेबल में है कि नहीं, ये अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा। अगर इसके राउटिंग टेबल में है तो जाने देगा, वो अपना पाथ ढूंढ लेगा। अगर उसके राउटिंग टेबल में नहीं है तो कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो अगर आपके पास ये है, पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो आपको ये एडवर्टाइज करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? ओनली स्टैटिक। अब स्टैटिक से तो आप एडवर्टाइज कर नहीं पाओगे, तो क्या होना चाहिए? बीजीपी। दो आईएसपी हो और राउट्स एक्सचेंज करने हैं, ढेर सारे राउट्स एक्सचेंज करने हैं, तो भी ओनली आप बीजीपी के थ्रू ही कर पाओगे, ठीक है। तो तीन जगह जो हम बीजीपी यूज करते हैं एज पर जो रेफरेंसेस बुक्स हैं और जो इंटरनेट पे भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो तीन जगह हम बीजीपी नॉर्मली यूज करते हैं। एक आध जगह किसी में उसको एक्सटेंशन में दिया होगा। तो पहला, अगर आप खुद आईएसपी हो, आपको एडवर्टाइज करना है पब्लिक आईपीज ऑन इंटरनेट। मींस यू हैव द पब्लिक सर्वर्स एंड यू वांट टू लाइक एवरीवन access these public servers from the internet। ओके, तो एडवर्टाइज करना है पब्लिक आईपीज को ऑन इंटरनेट पे। और तीसरा जो ऑप्शन आता है वो डुअल होम का आता है। जब आप डुअल होम, अब डुअल होम क्या है कि अगर आप एक इंटरप्राइजेस हो या कोई कस्टमर हो, एक छोटा इंटरप्राइजेस हो, आप दो आईएसपी से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो इफिशिएंट वे जो होता है ट्रैफिक मैनिपुलेशन का वो बीजीपी है। इस वाले केस में आप जो है स्टैटिक भी यूज कर सकते हो और दूसरा भी कुछ कर सकते हो मैनिपुलेशन, बट जो इफिशिएंट ऑफ योर प्रीफिक्सेस एडवर्टाइजमेंट एंड रिसीव इनकमिंग और ट्रैफिक, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को इफिशिएंटली मैनिपुलेट करने के लिए ये आपको चाहिए होता है डुअल होम में बीजीपी, ठीक है। तो ये तीन यूज केसेस हैं जहां पे हम वाइडली क्या यूज करते हैं? बीजीपी। थर्ड एक और ऑप्शन है जो बिना बीजीपी के नहीं होगा, वो है, क्या नहीं होगा उसकी बात करते हैं। ये तीनों केसेस तो है ही हैं।
इसके अलावा क्या नहीं कर सकते हैं आप बिना बीजीपी के, वो है बीआरएफ कम्युनिकेशन। वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग में ये मस्ट हो जाता है कि आपके पास बीजीपी हो, ठीक है। बीजीपी का बीपीएन B4 एड्रेस फैमिली यहाँ पे हेल्प करता है आपको बीआरएफ राउट्स, बीपीएन B4 और बीपीएन B6 आपको बीआरएफ, बिना बीजीपी के आप बीआरएफ कम्युनिकेशन नहीं करा सकते हो अगर अदर देन आप बीआरएफ लाइट ना यूज करो। और बीआरएफ लाइट को मैं बेवकूफी मानता हूँ, ठीक है, कि हर एक राउटर पे आप बीआरएफ क्रिएट करते जाओ, वो कोई फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। तो बीआरएफ कम्युनिकेशन में आपका मस्ट है बीजीपी यूज होगा, ठीक है। तो ये कुछ यूज केसेस हैं जहां हम बीजीपी यूज करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, क्योंकि वाइडली कहाँ यूज होता है, इंटरनेट पे यूज होता है। अब आते हैं, ये सब बकवास खत्म, ये कभी आपको इंटरनेट पे पूछा नहीं, मींस इंटरव्यू में पूछा नहीं जाएगा, ये सब अभी तक वैसे हवा में चल रहा था, मतलब ये आपका थॉट्स बिल्डअप कर रहा था। पूछा क्या जाएगा इंटरव्यू में बीजीपी से रिलेटेड, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन जो बीजीपी में है उसका कॉन्फ़िगरेशन से हम देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो पहले तो हम उसका डिवीजन देखते हैं, बीजीपी में दो डिवीजन, ठीक है। क्या है, बीजीपी जो है बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वाइडली इंटरनेट पे यूज होता है, सबसे स्लोएस्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है। और इसके दो पार्ट हैं, फिर हम डिटेल में धीरे धीरे उसको सीखते जाएंगे कि क्या दोनों पार्ट्स में अच्छा बुरा क्या है। पहला है आईबीजीपी और दूसरा है ईबीजीपी। अब इसको आईबीजीपी ईबीजीपी क्या कहते हैं। पहली चीज आया एएस नंबर। अब जब भी इन दोनों को हम डिवीजन बताएंगे तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो एएस नंबर का आता है। एएस नंबर क्या होता है, एएस नंबर एकदम सिमिलर है आईपी एड्रेस के। तो एएस नंबर के भी दो पार्ट हो गए, कौन कौन से, जैसे आईपी एड्रेस के होते हैं, तो आईपी एड्रेस में दो पार्ट क्या हो गया, प्राइवेट एंड पब्लिक एंड पब्लिक। ओके, तो प्राइवेट और पब्लिक का क्या मतलब होता है, पब्लिक जो है आपको लेना पड़ेगा किससे, आईना से। आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रैक करती है आईपी एड्रेसेस के साथ साथ आपके एएस नंबर को भी, ठीक है। तो अगर आप कोई पब्लिक आईपी एड्रेस और पब्लिक क्या कहते हैं आईपी एड्रेस और पब्लिक एएस नंबर ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उस पे इंटरनेशनल बॉडी जो आईना है उससे आपको एक लेटर लिख के लेना पड़ेगा। ओके, इसमें जो आईपी एड्रेस का है वो मुझे लगता है मिनिमम है /19, उससे लोअर वो नहीं देता है, आपको अपने आईएसपी से लेना पड़ेगा। अगर आपको /24 का सबनेट चाहिए, पब्लिक आईपी एड्रेस का सबनेट चाहिए, या /3229 ऐसे कुछ चाहिए, तो वो नहीं देता है, वो इतना छोटा सबनेट नहीं देता है। वो बोलता है कि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास जाओ, अगर आपको 2 आईपी चाहिए, 5 आईपी चाहिए, 10 आईपी चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर से मांग लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको /19 चाहिए तो वो दे देगा वो, ठीक है, ये मिनिमम उसका है, ठीक है। दूसरी चीज, जो एएस नंबर है, पब्लिक एएस नंबर, वो स्टार्ट होते हैं 1 to 6412 तक, ठीक है, 64,512 तक ये पब्लिक है। तो ये जैसे कोई है एटीएनटी है, एएस नंबर कुछ 1 2, या एटीएनटी का क्या है एएस नंबर 712, ठीक है। तो ऐसे सबके एएस नंबर्स हैं, ठीक है। किसी का 3512 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, जियो का कुछ और होगा, एयरटेल का कुछ और होगा, ठीक है। ये जो है सबके अलग अलग अपना एएस नंबर्स हैं। तो अब क्या है, ये कहाँ से लिए हैं, इन्होंने एक पब्लिक इंटरनेशनल बॉडी से ली है और इन्होंने रजिस्टर्ड किया है कि एएस नंबर इसी के पास रहेगा, कोई दूसरा डुप्लीकेट नहीं करने वाला। दूसरा आता है प्राइवेट सबनेट, प्राइवेट एएस नंबर जो इससे आगे निकलते हैं, 64512 से आगे जाना आपको, 64513 से लेके 65,535 तक जाएगा, ठीक है। तो जनरली क्या है, ये कंफ्यूजन अगर आपको मालूम नहीं है, मतलब भूल गए हो नंबर, यार सबके साथ होता है कि नंबर आप भूल जाते हो, तो जब भी आप प्राइवेट सबनेट लो 65,000 से ऊपर लो, ठीक है। जब भी आपको प्राइवेट एएस नंबर लेना है, कहीं भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, हमें ये दो चीजें टेस्ट करनी है और मुझे 65,000, मतलब इंटरनल कुछ कम्युनिकेशन करा रहे हो,
और ईबीजीपी बना रहे हो तो अब उसको इंटरनेट पे नहीं डालना है उस एएस को, तो आप इस हमेशा स्टार्ट करो 65,000 से। क्यों? क्योंकि इस कंफ्यूजन नहीं है। 65 से आपके पास 535 अलग एएस हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उससे नीचे जाओगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा दिमाग में, यार प्राइवेट ले रहा हूँ कि पब्लिक ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा आईपी ये एएस नंबर हमेशा चूज करो 65,000 से एबव, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में कभी नहीं रहेगा कि हम प्राइवेट यूज कर रहे हैं। आप एकदम निश्चिंत होकर ये कहिए कि मैं प्राइवेट एएस नंबर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं, जब एएस नंबर हमें पता चल गया तो क्या है एएस नंबर का रोल इस आईबीजीपी और ईबीजीपी में। जैसे दो राउटर हैं, दोनों के बीच में बीजीपी बना रहे हो, तो अगर राउटर 1 और राउटर 2 दोनों सेम एएस में, सपोज 100 इवन दो ये प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 65,000 है, ये 65,000 एबी है, तो ये क्या बना लेंगे, आईबीजीपी के अंदर आते हैं, ठीक है। ऐसे सेम अगर डिफरेंट एएस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, इसमें अगर एएस नंबर आपका 100 है, इसमें 101 है, इसमें 6500 है, 65,000, इसमें 65,001 है, तो ये क्या बना लेगा, ईबीजीपी का रोल। ये क्या है, आईबीजीपी, ठीक है। अब आगे डिफरेंसेस पे चर्चा करते हैं, क्या है आगे डिफरेंसेस आईबीजीपी ईबीजीपी का अदर देन एएस, ठीक है। अब आते हैं, ओके, और नेक्स्ट क्या होगा, ओके। सो सबसे पहले इंटरनल हो गया, ये है एक्सटर्नल। टाइमर में कोई डिफरेंसेस नहीं। अब आते हैं, एक मेन है टीटीएल वैल्यू, ठीक है। इसका जो है बाय डिफॉल्ट की बात हम जब भी बात करेंगे बाय डिफॉल्ट की, इससे पहले टीटीएल से बात करने से पहले जो सबसे लोअर टर्म है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आईबीजीपी का एडी वैल्यू की बात कर लेते हैं, इसका 200 है और इसका 20 है, करीब 10 गुना आई पे, ठीक है। इसका 20 है और ये किसी भी देखो कैसे डिजाइन हुआ है प्रोटोकॉल, सोचो ये किसी भी आईजीपी प्रोटोकॉल से हायर लोअर वैल्यू, मतलब ये अगर ओएसपीएफ चला रहे हो, आईएसआईएस चला रहे हो, रिप चला रहे हो या ईआईजीआरपी चला रहे हो, सबसे पहले कौन प्रेफर होना है, ईबीजीपी प्रेफर होना है। क्यों? सबसे लोअर एडी वैल्यू है, यस और नो। लेकिन जब इंटरनल चला रहे हो, मतलब विद इन द एएस चला रहे हो, इसका मतलब जब सेम एएस में चला रहे हो तो क्या है, विद इन द एएस सबसे लीस्ट प्रेफर्ड प्रोटोकॉल है। डिजाइन देखिए आप, ये सबसे लीस्ट प्रोटोकॉल है जब अंदर चला रहे हो, मतलब डिजाइनर को पता है कि जब आप इनसाइड हो, जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में हो, जब आप इंटरप्राइजेस में हो, तो बीजीपी सबसे लीस्ट प्रेफर्ड रहेगा। अगर आपके पास कोई आईजीपी पाथ है वो पहले प्रेफर्ड होना बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर बाहर जाना है तो सबसे पहले कौन प्रेफर्ड होगा, बीजीपी प्रेफर्ड होना, ठीक है। इसीलिए दो वैल्यू, ये एक जो है सबसे हाईएस्ट है आईजीपीज में, एक सबसे लोएस्ट है अगर आईजीपी से कंपेयर करेंगे। तो आईजीपी इन दोनों के बीच में कहीं फिट होता है। आईजीपी मतलब जो आपके ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, रिप बाकी सब हैं वो यही है, विद एडी वैल्यू कंपैरिजन, ओके। नाउ अब आते हैं टीटीएल की बात करते हैं। बाय डिफॉल्ट टीटीएल वैल्यू किसका, आईजीपी का, आईबीजीपी का क्या है, 255 है। इसका क्या है, ईबीजीपी का क्या है, टीटीएल 1 है। अब इसका क्या मतलब होता है, टीटीएल 1 और 255 का क्या है? ये जो है आप सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स को ही नेबर बना सकते हो, समझ गए? क्या कर सकते हैं, अगर आपको ईबीजीपी नेबर बनाना है तो इस इंटरफेस आईपीज के बीच में ही नेबर बनेगा। किस कंडीशन में, डिफॉल्ट कंडीशन में, ध्यान रहे दिस इज द डिफॉल्ट कंडीशन। अगर आप कुछ मैनिपुलेशन टीटीएल का नहीं करते हो तो किसके किसके बीच में बीजीपी नेबरशिप बनेगा, सिर्फ इंटरफेसेस लेवल पे बनेगा। ईबीजीपी की बात कर रहा हूं। अगर आप लूप बैक टू लूप बैक बना रहे हो तो नहीं बनेगा, लूप बैक टू लूप बैक नेबरशिप नहीं बनेगा इनके बीच, करेक्ट।
क्यों? क्योंकि यहां से जब चलेगा तो यहीं जाके एक है, इसको जैसे क्रॉस करेगा यहाँ तो ड्रॉप हो जाना है, पैकेट पहुंचेगा नहीं, क्योंकि एक ही होप आगे जा सकता है वो पैकेट, दो होप नहीं जा सकता। तो टीटीएल अगर क्या होगा, एक होगा तो सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर ही बनेंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी से ही नेबर बनेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आप जो है किसका, दो होप छोड़ के अगर उनके बीच में आईपी रीचेबिलिटी है तो आप नेबर बना सकते हो। जैसे अगर इस टाइप से कनेक्टेड है R1 R2 R3 और इसका लूप बैक आपस में रीचेबल है, तो इन दोनों के बीच में आप बीजीपी आई बीजीपी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका 255 टीटीएल है, यहां से घूम के यहां तक पहुंचने वाला है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, बनाएगा नेबर। ये हो गया टीटीएल की बात। ठीक है, हाँ इस वाले केस में आप ध्यान रखिए, ये मैनिपुलेट कर सकते हो आप, इस वाले केस में मैनिपुलेट होगा कि आप बढ़ा सकते हो टीटीएल, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, इसमें मैनिपुलेशन है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट की जगह आप लूप बैक टू लूप बैक भी नेबर बना सकते हो, एक होप से ज्यादा दूर वाले नेबर्स भी बना सकते हो, है प्रोविजन। तो ऐसा नहीं कि यही रिस्ट्रिक्शन है, बट बाय डिफॉल्ट की बात करेंगे तो यही रहने वाला। ठीक है, ओके। इसके अलावा क्या है जो हम डिस्कस कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों में, या बड़े पे चले? चलो याद आएगा तो देखते हैं। अब आते हैं जो सबसे जरूरी चीज होता है प्रोटोकॉल्स में, वो क्या होता है, लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म। हमेशा ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या है इसमें, एक दोनों के अलग अलग हैं, एक आईबीजीपी और एक ईबीजीपी। ठीक है, तो हम सबसे पहले ईबीजीपी का देखते हैं कि ईबीजीपी में क्या इनप्लेस्ड है। ठीक है, हमने कुछ ऐसा चीज छोड़ा तो नहीं जो हम डिस्कस कर सकते हैं अदर देन लूप एवॉइडेंस? चलिए देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं ईबीजीपी की बात करते हैं, और हम किसकी बात कर रहे हैं, लूप एवॉइडेंस की। ओके, तो यहाँ सबसे पोर्ट नंबर, हाँ ओके, टीसीपी पोर्ट नंबर 179 यूज करता है, और टीसीपी एज ए ट्रांसपोर्ट, यस दैट्स करेक्ट। तो हम अब आगे लूप एविडेंस में, और थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे जब नेबरशिप डिस्कस करेंगे। चलो, अच्छा अच्छा याद दिलाया यार, मैं वही सोच रहा था कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पहले डिस्कस होते तो ठीक था। चलो ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं सर, कल आप हाँ पोर्ट वगैरह के बारे में बोल रहे थे, इसलिए बोल के मुझे ये चीज हिट किया। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, अच्छा। तो अब आते हैं लूप एविडेंस में, इसको बड़े ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब हम पैरेलली चल रहे हैं, क्या है, ईबीजीपी और आईबीजीपी दोनों देखते चलते हैं। तो पहले ईबीजीपी में क्या है, इसमें ये है ईबीजीपी डिफरेंट एएस के बीच में बनता है, एएस 100, एएस 200, एएस 300। ओके, अब आता है यहाँ पे बीजीपी में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हम बाकी सब में मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए पैरामीटर्स होते थे, बैंडविड्थ और ये सब, वैसे बीजीपी में कुछ क्या है, एट्रीब्यूट्स है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट कुछ पहले जान लेते हैं। कुछ है वेल नोन मैंडेटरी, वो क्या क्या है, पहली बात तो नेक्स्ट होप, दूसरा है एएस पाथ, तीसरा है ओरिजिन कोड। म्यूट कर लीजिए अमित। ओके, तो पहला है नेक्स्ट होप, एएस पाथ, ओरिजिन कोड, ये तीन पैरामीटर्स। वेल नोन मैंडेटरी का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी अपडेट बीजीपी का भेजा जाएगा एक नेबर से दूसरे नेबर को, तो ये पैरामीटर जरूर जाएंगे। क्या होगा, ये पैरामीटर उसके साथ जरूर भेजे जाएंगे। मतलब जैसे ये R1 से R2 पे गया कोई अपडेट बीजीपी का लेके, तो ये तीनों पैरामीटर्स वहां जरूर जाएंगे, और ये R2 से R3 पे भी जाएंगे। ठीक है,
इसीलिए इनको वेल नोन। और किसी भी ओईएम का राउटर हो, मतलब अगर वो सिस्को है, जूनिपर है, किसी के बीच में भी बीजीपी बना रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट ओईएम है, तब भी ये क्या होगा, पैरामीटर से ये जाने ही जाने। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब नेक्स्ट होप का मतलब, जैसे यहाँ पे जाने के लिए आपने एक राउट्स दिया है, राउट्स उसने भेजा है, समझो 10 के राउट्स पे जाना है उसको यहाँ पे, तो वो बताएगा कि क्या नेक्स्ट होप होने वाला है। और नेक्स्ट होप अगर रीचेबल है तभी वो आगे प्रोसेस होना है वो राउट्स, अदरवाइज वो राउट्स प्रोसेस नहीं होगा। करेक्ट है? तो ये जो पैरामीटर हैं ये इसके साथ चलते रहते हैं। तो नेक्स्ट होप, सबसे पहले नेक्स्ट होप चेक होता है, अगर नेक्स्ट होप रीचेबल है तभी वो वैलिड राउट्स माना जाता है। ठीक है? अगर नेक्स्ट होप रीचेबल नहीं है तो वैलिड राउट्स नहीं है। ठीक है? अब आते हैं एएस पाथ की बात करते हैं। एएस पाथ क्या होता है? जैसे R1 ने एक अपडेट भेजा कि यार 10 का सबनेट मेरे पास है, इसका बीजीपी में अपडेट्स भेजा और वो R2 को मिला, तो R2 उसको मार्क करेगा कि यार मुझे बीजीपी राउट्स मिल रहा है। और कैसे मिल रहा है? 10/24 पे मुझे जाना है, और ये जनरेटेड कहाँ हुआ? AS 100 में। तो ऐसे भेजेगा। अब ये आगे जब ये यही पाथ इसको भेजेगा, ठीक है, तो कैसे भेजेगा? यार मुझे बीजीपी से एक राउट्स मिल रहा है 10/24, ये जनरेट हुआ 100 में। इधर से देखिए राइट हैंड साइड में, एक्सट्रीम राइट में जहां जनरेट होगा वो रहेगा। उसके बाद इसने क्रॉस किया AS 200 को, और इस रीचेस टू इट्स रीचेस टू अस। ओके, तो ये एंट्री हो गई। और जो ए एंट्री है इसमें ये दो पैरामीटर्स आप जो देख रहे हो, 200 और 100, ठीक है, ये क्या है? यही डिसाइड करता है कि ये पाथ एंट्रीज है। मतलब सर रिमोट का? हाँ, राउट्स तो भाई रिमोट के ही रहेंगे ना। राउट किसके लर्न जी होंगे? तो अपने हाँ, वाले, रिमोट के ही। अपने वाले तो कनेक्टेड में शो करेंगे। जी जी। अगर यहाँ पे 20 होगा तो 20 यहाँ कनेक्टेड शो करेगा, और ये 20 वाला इधर दिखेगा इस टाइप से, जैसे यहाँ ये दिख रहा है कि जनरेट हुआ भाई 300 में, क्रॉस किया 200 को, और हमारे पास पहुंच गया 20 सबनेट। ठीक है? जी तो अब यहाँ पे दो चीजें पता चली। क्या है? पहली चीज तो एएस पाथ, जो एएस पाथ है उसमें कितने लोग हैं, कितने एएस हैं? दो, एक है 100 और एक है 200। क्या हुआ? तो इसके दो पैरामीटर हुए, जो एएस पाथ की मैं बात कर रहा हूं, इसके दो चीजें हुई, नंबर ऑफ एएस, और दूसरा क्या हुआ? दूसरा क्या है? सीक्वेंस। ठीक है, एएस सीक्वेंस बोलते हैं, एएस अंडर इसको सीक्वेंस। ठीक है? तो आपको क्या पता चला? कितने एएस क्रॉस किया उसने? दो एएस क्रॉस किया। सीक्वेंस क्या बताता है आपको? 100 और 200। मींस वो प्रीफिक्स कहां जनरेट हुआ? 100 में, उसने क्रॉस किया 200। तो जो सीक्वेंस वो बताता है कि ये प्रीफिक्स जनरेट कहां हुआ। ठीक है? ये प्रीफिक्स सबसे पहले बताया किसने? वो किसने बताया? AS 100 ने। और ट्रांजिट AS कौन सा है जो क्रॉस करके आ रहा है? 200 है। और ये कितने 200। AS को, ये क्या बताता है? AS नंबर्स क्या बताते हैं? सपोज करो इधर मैंने एक राउटर आउट लगा दिया, सॉरी, AES 500 सपोज करो। ठीक है? राउटर 4 है, ये AS 500। यहां से भी कनेक्शन मैंने बना दिया, बीजीपी कनेक्शन, और ऐसे भी कनेक्शन है। ठीक है? सेम प्रीफिक्सेस तो यहां से भी जाने हैं। ठीक है? क्या एडवर्टाइज करेगा ये? यहाँ पे एक और राउट मिलेगा, जैसे ये राउट मिला है वैसे एक राउट और मिलेगा। वो क्या कहेगा? बीजीपी से मिलेगा 10/24 मिलेगा। कहां जनरेट हुआ है? 100 में जनरेट हुआ है, लेकिन क्रॉस 500 को करके आया। ठीक है? ये सर नो सेम। अब वो कंपेयर करेगा कि किस पैरामीटर्स को मैं बेस्ट मानूं और किससे जाना है मुझे, वाया R4 जाना है, वाया R2 जाना है। करेक्ट है? तो उसके पास अब दो पाथ हो गए, लेकिन अब यही सीक्वेंस बताता है, सपोज करो यहाँ पे एक और राउटर होता, R6 R5 होता, और इसका AS 600 होता, तो अब ये पाथ चेंज हो जाता। 100 में जनरेट हुआ, 5 क्रॉस किया और 600 क्रॉस किया, अब हमें मिला। तो यहाँ पे अब सीक्वेंस क्या हो गया? 3 हो गया। जो पहले 2 था अब वो 3 हो गया सीक्वेंस। ठीक है? जब नंबर ऑफ AS बढ़ गए
तो क्या हो गया, पाथ बुरा हो गया उसके लिए। जब पाथ सिलेक्शन करेगा तो जैसे उसके सीक्वेंस में नंबर ऑफ एएस, वो ये नहीं देखता कि कौन सा एएस है, 200, 300, 500, नहीं, उसको नहीं देखेगा। क्या देख रहा है, काउंट देख रहा है, 10 एएस है, 20 एएस है, 5 एएस है। जो लोअर वैल्यू ऑफ द एएस जिसने क्रॉस किया होगा उसको वो प्रिफर करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 एएस क्रॉस कर रहा है पहले वाले पाथ में, और नीचे वाले पाथ में वो 3 एएस क्रॉस कर रहा है, नंबर ऑफ एएस। तो कौन सा बेस्ट हो जाएगा, 2 वाला। ठीक है, ये कौन बता रहा है, नंबर ऑफ एएस, नंबर ऑफ एएस इन द एएस पाथ, यही बेस्ट पाथ बताते हैं। वो नंबर नहीं देखता 300 है, 500 है, 700 नहीं। ठीक है, इधर ये क्या बताता है कि कहां वो प्रीफिक्स जनरेट हुआ है, कहां पे वो प्रीफिक्स जनरेट हुआ है। अब आते हैं हम क्या क्या सीख रहे थे यहां तक, लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म कर रहे थे। तो इस एएस पाथ का ही सिग्निफिकेंस है लो किसमें, लूप एवॉइडेंस में। सपोज करो ये जो है इसको वापस एडवर्टाइज कर देता है इधर कि भाई मुझे ये 600 में मिला है, ये 100 में जनरेट किया, 500 क्रॉस किया, 600 क्रॉस किया, 300 क्रॉस किया, ये R2 के पास आ जाएगा। R2 के पास कैसे आएगा ये कि यार ये 100 में से ऐसे R2 के पास कैसे आएगा, यहाँ फ्रेश देखते हैं, बीजीपी में 10/24, ठीक है, ये यहां से क्रॉस किया और कैसे कैसे आया, सबसे पहले कहां जनरेट हुआ, 100 में जनरेट हुआ, किसको क्रॉस किया, 500 को, फिर किसके पास गया, 600 के पास गया, फिर किसके पास गया, 300 के पास गया, अब किसके पास पहुंच गया, R2 के पास पहुंच गया। R2 इसको किसको दे दिया, 100 वाले को वापस, ये 100 को दे दिया, ये 200 क्रॉस किया। ठीक है, अब ये जैसे उसके पास पहुंचा, किसके पास पहुंचा, 100 वाले के पास, यहाँ पे R1 के पास, किससे, R2 से। ये देखेगा कि यार इसमें तो मेरा एएस नंबर है, ये वाला, ये किसका, मेरा एएस नंबर है, वो डिस्कार्ड कर देगा इस बात को। क्यों डिस्कार्ड कर देगा, बोलेगा यार हम ही से जनरेट हुआ और हम ही को दे रहे हो। तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि यार यहाँ पे प्रोएक्टिव लूप है। क्यों लूप है, क्योंकि मेरा एएस नंबर उसमें दिख रहा है, उस पाथ में जो एएस पाथ है, जो एएस सीक्वेंस है, पाथ नहीं बोल सकते अब, उसका स्प्लिटेड पार्ट बोलते हैं, जो एएस सीक्वेंस है उसके अंदर क्या मिल रहा है मुझे, मेरा खुद का एएस मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या करने वाले हैं, रिजेक्ट करने वाले हैं, वो ड्रॉप आउट करने वाले हैं, डिस्कार्ड कर देगा वो। हाँ डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि उसको सस्पेक्ट हो रहा है कि देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ द लूप, क्योंकि मेरा रूट्स जो मैंने जनरेट किया वो मुझे आ रहा है। ठीक है, तो पकड़ लिया, कैसे पकड़ रहा है, एएस पाथ से, रहेगा तो सेम एस हाँ मिलेगा उसको पाथ में तो डिस्कार्ड करेगा। करेक्ट। तो सो अब लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या हो गई, ईबीजीपी में एक लाइन का आंसर हो गया, ईबीजीपी में लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या हो गया, एएस पाथ। If same S will be available in the path, then Okay. the same route will हाँ, discard. इसको क्या बोल सकते हैं, एएस पाथ को थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बनाएंगे, एएस सीक्वेंस। ठीक है, या एएस पाथ इज बेस्ट आंसर। अगर आप बताते हो कि एएस सीक्वेंस और उस सीक्वेंस में अपना एएस देखेगा तो उस राउट्स को डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो ईबीजीपी का पॉसिबल लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या हुआ, एएस पाथ हो गया। यहाँ तक क्लियर है, यही आंसर देना है, आपको समझ में आया या हो या ना आया हो, आंसर क्या है, आंसर क्या है, एएस पाथ है। ठीक है, एकदम दिमाग में ये बैठा लो कि मुझे आंसर देना है, एएस पाथ देना है। ठीक है, समझते रहेंगे पूरे लाइफ। ठीक है, कि क्यों हम एएस पाथ बोल रहे हैं, लेकिन आंसर हमें एएस पाथ ही देना है और उस पर रिजिट करना है। ठीक है, और जब भी राउटर देखेगा अपना एएस नंबर उस सीक्वेंस में, एएस सीक्वेंस में, वो रिजेक्ट कर देने वाला है, पॉसिबिलिटी आप लोग। अब आते हैं डेंजर सिचुएशन में, किसमें, आईबीजीपी में। IBGP में सेम राउट मिलेगा ओरिजिनेटर राउटर से तो डिस्कार्ड करेगा जिसके। अब आईबीजीपी में एएस नंबर तो सेम है, ये R1 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन चलते हैं, ये R2 है, ये R3, ये R3। ठीक है, अब क्या होगा, सपोज करो यहाँ भी 10 का सबनेट है, 10/24, इसने इसको अपडेट किया, एएस नंबर सबका क्या है, 100 ही है, क्योंकि आईबीजीपी की बात कर रहे हैं। अब आईबीजीपी में एएस नंबर सेम होता है, तो एएस नंबर तो अब हट गया, क्योंकि यार सेम एएस मिल रहा है। इसने इसको बताया सेम एएस से कि यार 10 का प्रीफिक्सेस मेरे पास है, R1 बोला कि ठीक है, अब R1 इसको देगा
कैसे प्रोवाइड करेंगे? कुछ नहीं है इसके पास, तो एएस नंबर हट गया यहाँ पे, जो एएस पाथ था वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सिम अब राउट क्या है होगा। उसके, अब क्या है उसके पास? Router नहीं अभी, ओके, अब उसके पास क्या है? वो कह रहा है भैया मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, आई एम सॉरी। ठीक है, तो क्या कर रहा है? R2 ने जो राउट्स भेजे R1 को, R1 ने R3 को देने से मना कर दिया। Avoiding the loop situation, R1 अपने प्रीफिक्सेस R3 को नहीं दे रहा, सेम वाइस वर्सा। R3 जो प्रीफिक्सेस दे रहा है किसको? R1 को, R1 इधर एडवर्टाइज नहीं कर रहा, तो मतलब क्या हो गया? R2 जो है R2 R1 तक पहुंच रहा है, R3 R1 तक पहुंच रहा है, R1 R3 तक पहुंच रहा है, R1 R2 तक पहुंच रहा है। मींस डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स एक दूसरे तक रीच कर रहे हैं। ठीक है, नेबर बिहाइंड द नेबर वो नहीं पहुंच रहा। ठीक है, क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि R1 जो है अपने नेबर से, जो आईबीजीपी नेबर से राउट्स थे, वो दूसरे अपने आईबीजीपी नेबर्स को राउट्स नहीं दे रहा है। ठीक है, अब इस सिचुएशन को एक वर्ड्स में कहते हैं कि ये फॉलो कर रहा है स्प्लिट हॉरिजन को। इस रूल को क्या बोलते हैं? स्प्लिट हॉरिजन। अब एक नया क्या आ गया? ये नया नहीं है, ये हर जगह रिप में चलता है, ये सब में चलता है। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है जिसमें ये ना हो। स्प्लिट हॉरिजन समझो कि है क्या। वो कहता है, स्प्लिट हॉरिजन रूल कहता है कि यार एक बात बताओ, जैसे ये है दो राउटर ऐसे कनेक्टेड है, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, तो क्या करता है कि जैसे ये 10 का सबनेट है, समझो आप दोनों थोड़ा सा डिफरेंसेस है। कभी भी कभी यार ये क्वेश्चन भी आता है कि यार बीजीपी का स्प्लिट हॉरिजन दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के स्प्लिट हॉरिजन से कैसे डिफरेंस है। ठीक है, तो आप इसको यहां समझिए। तो ये 10 का प्रीफिक्सेस है, इसने ये R1 है, ये R2 है, ये R3। R1 इसको बताएगा ये 10 का प्रीफिक्सेस मैं रीच कर सकता हूं 10 मैट्रिक पे। सबको सपोज करो 10 मैट्रिक है और आई एम ओवर द कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। तो ये कहता है, R1 कहता है कि यार मैं 10 के प्रीफिक्सेस पे पहुंच सकता हूं 10 मैट्रिक। R2 क्या करेगा? ये ऐड 10, मैं 10 की 10/24 पे पहुंचूंगा 20 मैट्रिक पे। R3 कहता है कि मैं जो है 10/24 पे पहुंचूंगा 30 मैट्रिक पे। सब हैप्पी हैं, सबने जो नेबर ने बताया उसमें अपना और नेबर के बीच का डिस्टेंस जोड़ के अपने राउटिंग टेबल में एंट्री मार दी। ठीक है, और सब हैप्पी है, सब पहुंच भी रहे हैं 10 के नेटवर्क में। प्रॉब्लम में राइज होता है, ये डाउन हो जाता है। ओके, ये क्वेरी करता है कि यार 10 का नेटवर्क्स तो मैं लॉस कर गया हूं, डू यू हैव एनी राउट्स? ये चेक करता है यार, यस आई हैव द राउट्स, बट ये तो मैं इसी से लर्न कर रहा हूं। ये किसने बताया मुझे 10 का नेटवर्क? R1 ने बताया। R2 देख रहा है अपना राउटिंग टेबल, यार मेरे पास तो राउट्स है लेकिन तुम ही ने बताया है। तो ये क्या करता है, ये थोड़ी देर होल्ड करता है और इससे पूछता है R3 से कि डू यू हैव एनी राउट्स टू रीच 10 सबनेट। इस इधर नहीं क्वेरी भेजता कि यार डू यू हैव दिस। यही स्प्लिट हॉरिजन है कि क्वेरी मैसेज जो जनरेट किया है वो जिसने रिक्वेस्ट किया है, जिससे राउट्स मिल रहा है, जिससे पहले राउट मिल रहा था उसको नहीं किया, क्योंकि जान रहा है वो कि जहां से मैं लर्न कर रहा था वही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, उससे पूछने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको स्प्लिट करके क्या कर रहा है, इस वाले नेबर को स्प्लिट करके बाकी जगह, अगर इसके पास दो और नेबर होते तो उनको भी भेजता है। ठीक है, लेकिन जिसने पूछा उसको छोड़ के, जिससे वो लर्न कर रहा था उसको छोड़ के बाकी जगह भेजेगा। ठीक है, अब R3 का क्या रोल होगा? R3 कहेगा नहीं यार मेरे पास और कोई नेबर नहीं है और सिचुएशन नहीं है, तुम्ही से मिल रहा था, मैं क्वेरी का रिप्लाई करता हूं नो आई डोंट हैव। ठीक है, क्योंकि मैं उसी से लर्न कर रहा था, तो रिप्लाई भेजेगा, क्वेरी नहीं भेज सकता उसको, उसको स्प्लिट करके बाकी लोगों को क्वेरी मैसेज भेजना है। तो स्प्लिट हॉरिजन यही करता है कि जहां से अपडेट आ रहा है उधर नहीं भेजना है, जहां से अपडेट मुझे मिला है वहां नहीं भेजना। बट यहां पे क्या हो रहा है, अपडेट मिला इधर से,
और इधर नहीं भेजना है तो समझ में आता है, इधर नहीं भेज रहा है वो दोनों आईबीजीपी नेबर्स को सेम ट्रीट कर रहा है, जैसे कि इसी ने अपडेट भेजा है और उसी को वो रिवर्ट कर रहा है, तो इसीलिए वो स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो स्प्लिट हॉरिजॉन्टल रूल थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, इवन दो कि दोनों आईबीजीपी नेबर्स अलग अलग हैं, लेकिन उनको सेम ही ट्रीट कर रहा है कि जब एक अपडेट भेज रहा है तो वो सोच रहा है कि दोनों मतलब वही सेम नेबर्स को मैं दोबारा भेज रहा हूँ अपडेट्स, बट ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग नेबर है, लेकिन उसको लग रहा है उस प्रोटोकॉल के डिजाइन को कि यार ये पॉसिबल लूप हो सकता है इस सिचुएशन में, और मेरे पास कोई और मैकेनिज्म नहीं है लूप डिटेक्ट करने का, तो मैं होल्ड अप करता हूँ, तो स्प्लिट कर देता है वो। मतलब R1 के पास दोनों राउट्स हैं, लेकिन वो एक दूसरे R1 से पिंग करोगे तो R2 भी पिंग करेगा, R3 भी पिंग करेगा, लेकिन R2 से पिंग करोगे R3 नहीं पिंग करेगा। क्यों? क्योंकि R2 का जो राउट्स है जाना चाहिए था R3 पे, वो नहीं गया है। तो अब एक वर्ड में इतनी सारी कहानी का आंसर क्या होगा कि व्हाट इज द लूप एविडेंस मैकेनिज्म इन आईबीजीपी, तो आपको बोलना है स्प्लिट हॉरिजॉन। और क्या स्टेटमेंट देनी है? स्टेटमेंट रहेगा कि इन आईबीजीपी नेबर्स वंस द राउटर लर्न्स IBGP routes from any of their IBGP neighbors cannot be forwarded, cannot be reflected to other IBGP neighbors। और आप इस सिचुएशन को रीड करा सकते हो कि जैसे मेरे पास एक्सप्लेन कर सकते हो R1, R2, R3 है, तो R1 के राउट्स R2 लर्न करेगा और R3 के राउट्स भी R2 लर्न करेगा, बट R2 जो है R1 के राउट्स R3 को नहीं देगा और R3 के राउट्स R1 को नहीं देगा। ठीक है, मींस communication not possible, communication not possible between R1 and R3। करेक्ट, यहां तक क्लियर है सारा? ठीक है, अब उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे आपने बोला कि स्प्लिट हॉरिजॉन और ये वो समझ जाएगा कि आपको पता है लूप एविडेंस मैकेनिज्म इज स्प्लिट हॉरिजॉन। ओके, नेक्स्ट क्या होगा उसका क्वेश्चन, R1 के राउट्स तो R3 पे नहीं जा रहे हैं, क्या कोई तरीका है जिससे वो जाए और लूप भी ना हो? वो बोले यस, आ रहा हूं मैं उसी पे। ठीक है, तो इसके तीन तरीके। ठीक है, पहला तरीका थोड़ा बेवकूफी भरा है, लेकिन है पॉसिबल तो है तरीका। तो हमारे पास क्या, हमारे पास तीन तरीके टोटल इसको ओवरकम करने के लिए। स्प्लिट हॉरिजॉन रूल को ओवरकम करने के लिए, ओवरकम मींस स्प्लिट हॉरिजॉन एप्लीकेबल नहीं होगा, R1 के रूट्स R3 को पहुंचेंगे और लूप भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पॉसिबल लूप भी नहीं होगा। तो क्या क्या तरीके हैं पहले वो देखते हैं। विदाउट एनी लूप ओवरकम स्प्लिट हॉरिजॉन विदाउट एनी लूप। क्या क्या तरीके हैं? पहला है फुल मेश। ओके, दूसरा तरीका है RR, जिसको हम बोलते हैं राउट रिफ्लेक्टर। और तीसरा है कन्फेडरेशन। ओके, सो ये तीन पॉसिबल तरीके हैं जिससे हम इस स्प्लिट हॉरिजॉन को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर डिवीजन है फुल मेश में लॉजिकल और फिजिकल, लॉजिकल फुल मेश एंड फिजिकल फुल मेश। ये थोड़ा सा बेवकूफी भरा कदम है। ठीक है, क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन है तो है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है तो है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, पहले ऑप्शन पे चलते हैं। फिजिकल फुल मेश का क्या मतलब होता है? फिजिकल फुल मेश का मतलब है कि आप एक तार लीजिए, इसलिए मैं इसको बेवकूफी भरा कह रहा हूं, एक तार लीजिए और इसको कनेक्ट कर दीजिए और इसके ऊपर बीजीपी रन कर दीजिए। मतलब R1 के पास दो नेबर R3 और R2, R2 के पास दो नेबर R3 एंड R1। तो अब R3 अपने राउट्स जो है R1 को डायरेक्टली भेज रहा है, R1 अपने राउट्स R3 को भी डायरेक्टली भेज ले रहा है। मतलब
किसी को किसी एक दूसरे को देने की जरूरत नहीं है, सब अपने नेबर से खुश हैं। R1 के पास R2 के राउट्स है, R1 के पास R3 के राउट्स है। ठीक है, आपका स्प्लिट हॉरिजन भी इनप्लेस्ड है, कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। R1 जो है R3 के राउट्स R2 को नहीं दे रहा है, वो डायरेक्टली नेबर है तो इसलिए डायरेक्टली रन कर ले रहा है। ठीक है, तो ये जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बेवकूफ, मतलब बेवकूफ बनाया है अपने आप को और टोपोलॉजी को भी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरा क्या है, लॉजिकल फुल मेश। आप तार मत लगाइए। इसमें प्रॉब्लम क्या है फुल मेश में? अगर मैं फुल मेश कर रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम देखते हैं। अगर आप फुल मेश कर रहे हो तो प्रॉब्लम ये आ रहा है, इन फुल मेश नंबर ऑफ केबल्स। ठीक है, अगर आपके पास 5 राउटर हैं तो n इंटू n माइनस 1/2, 5 गुणे 4 बटा 2, मतलब 10 कनेक्शन चाहिए। यही होता है फुल मेश में। अगर 5 राउटर का है, फुल मेश सर्किट बना रहे हो तो 10 कनेक्शन चाहिए, और अगर यही 100 राउटर्स है तो और ढेर सारे कनेक्शन चाहिए। और दैट मतलब केबलें बिछाना कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है नहीं, तो इसलिए इसको हम होल्ड ऑफ करते हैं। ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। हाँ, 2 राउटर्स हैं, 3 राउटर्स हैं, तब गुड है, तब हम केबल लगा सकते हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा राउटर्स हैं, 5 राउटर हैं, 10 राउटर है, तब भी हम एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन बहुत फिजिबल सोल्यूशन नहीं। तो किसी ने और बोला कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है। क्या कहते हैं? लॉजिकल फुल मेश कर सकते हैं। लॉजिकल फुल मेश क्या होता है भाई साहब? वही 3 राउटर की टोपोलॉजी। ओके, आप स्टैटिक या किसी तरीके से R2 और R3 के लूप बैक रीचेबल करा दीजिए। ठीक है, अब भी ये बेवकूफी भरा सोल्यूशन ही है। ठीक है, क्यों है बेवकूफी भरा सोल्यूशन? उसका भी एक कारण है कि यार जब इसको आप रीचेबल करा रहे हो, चाहे स्टैटिक और जैसे भी, वैसे भी करा देते, सारे प्रोटोकॉल भेज देते, सारे प्रीफिक्सेस भेज देते। मतलब एक तो आप स्टैटिक से भेज रहे हो, एक तो आप OSPF से भेज रहे हो, और बाकी सब BGP से रन कर रहे हो। ठीक है, लेकिन फिर भी है अपने पास सोल्यूशन। तो अब इसका लूप बैक आपने रीचेबल करा दिया, तो क्या कर दो, जब दोनों लूप बैक रीचेबल हो जाएंगे तो एक लॉजिकल BGP इन दोनों के बीच में बना सकते हो। बन गया। अब इसके प्रीफिक्सेस कहाँ लर्न हो जाने, इधर लर्न हो जाने, इसके इधर लर्न हो जाने। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? लॉजिकल फुल मेश। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर एक के पास नंबर ऑफ नेबर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सपोज करो मेरे पास 4 राउटर्स हैं, सिर्फ 4। ये क्या होगा? ये लॉजिकल फुल मेश की बात कर रहा हूं मैं। कितने कनेक्शन हो गए? एक के पास 3 BGP नेबर, हर एक राउटर के पास 3 BGP नेबर, जबकि हमारे पास सिर्फ 4 राउटर। 5 होंगे तो और बढ़ जाएगा, 8 होंगे तो और बढ़ जाएगा, 10 होंगे तो और बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ BGP नेबर्स मतलब राउटर पे मैं अनवांटेड लोड डाल रहा हूँ। इस राउटर के ऊपर 3 BGP नेबर्स, अनवांटेड लोड हो गया, अनवांटेड कॉन्फ़िगरेशन ओवरहेड ले रहा हूँ, अनवांटेड BGP नोटिफिकेशंस फ्लो होंगे। मतलब कुछ भी होता रहेगा। इतनी बड़ी टोपोलॉजी, अगर 50 राउटर की टोपोलॉजी है और आपने 500 लॉजिकल कनेक्शन नेबर्स बना रखे हैं, तो कुछ किसी में कुछ ना कुछ होता रहेगा। कोई डाउन हो रहा है, कोई अप हो रहा है, कोई नया प्रीफिक्सेस भेज रहा है, तो फ्लोट जो BGP का फ्लोटिंग होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और आपको पता है BGP कीप अलाइव मैसेजेस भी भेजता रहेगा नेबर को, तो क्या होगा? ओवरहेड बहुत बढ़ जाना है। क्या बढ़ जाएगा? BGP का जो मैसेज फ्लोटिंग है वो बहुत बढ़ जाना है, और नेबर भी बहुत मैनेज, कॉन्फ़िगरेशन ओवरहेड भी बहुत बढ़ जाएगा। हर एक राउटर के पास 10 नेबर है, तो ये भी एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। अब बोलोगे कि यार सारे डिसएडवांटेज है, नहीं, इसमें एक एडवांटेज है। ये सर्किट कभी भी विदाउट प्रीफिक्सेस नहीं रहेगा, हमेशा एक ना एक नेबर उसका आप रहेगा, और आप हमेशा रीचेबल रहोगे। ठीक है, हमेशा रीचेबल रहोगे। ये हाई अवेलेबिलिटी सर्किट है, चाहे आप लॉजिकल जा रहे हो चाहे फिजिकल जा रहे हो, ये हाई अवेलेबिलिटी सर्किट, इसमें अवेलेबिलिटी बहुत हाई रहती है।
तो एडवांटेज क्या है? हाई अवेलेबिलिटी। डिसएडवांटेज क्या है? कॉन्फ़िगरेशन ओवरहेड है, नोटिफिकेशंस है, और भी जो है मैसेज फ्लडिंग बहुत ज्यादा होता रहेगा। तो ये सब डिसएडवांटेज। अब इसके पास एक और चीज आया इसको ओवरकम करने के लिए। क्या आया? अब आते हैं अब क्या है? आरआर, जिसको हम बोलते हैं राउट रिफ्लेक्टर। अब ये क्या करता है आरआर? इसमें क्या करना है? बस एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये है R1, ये है R2। देखो, एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमने फुल मेश बनाया है, लॉजिकल या फिजिकल, एक चीज जरूर था कि वहां स्प्लिट हारिजन रूल तब भी प्लेस था। ठीक है, एक राउटर दूसरे राउटर्स को राउट्स दे नहीं रहा था। ठीक है, तो पॉसिबल लूप नहीं था वहां पे, वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे इसलिए राउट्स लर्न कर रहे थे। ठीक है, वो दूसरे को राउट्स नहीं दे रहा, तो पॉसिबल लूप वहां नहीं था, ये हमेशा ध्यान रखना। अभी तक हमने स्प्लिट ऑरिजिन के रूल को ओवरकम नहीं किया है, उसके साथ ही जो है अपने कनेक्शंस बढ़ा के उसको मिटिगेट किया है कि हाँ चलो प्रीफिक्सेस मेरे पास आ गए हैं। ये पहला केस है आरआर का, राउटर रिफ्लेक्टर का, जिसमें हम जो है क्या कर रहे हैं? स्प्लिट ऑरिजिन के रूल को ओवरकम कर रहे हैं विदाउट हैविंग ए पॉसिबल लूप। कैसे हो रहा है वो? क्या करना है? इस R1 पे जाके BGP के अंदर दो कमांड्स देने हैं। क्या देना है? R2 इज द राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, RR क्लाइंट। बताना है R3 के RR क्लाइंट हो आप। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई? यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये बन जाएगा RR। RR पे क्या बताया कि भाई तेरे पास दो क्लाइंट है। क्लाइंट को कुछ नहीं बता रहे हो तुम। क्या है? क्लाइंट पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हो। आप कहां पे बता रहे हो? आप बता रहे हो R1 को कि आपके पास दो क्लाइंट हैं। ठीक है, R1 को बता रहे हो, क्लाइंट को कुछ भी नहीं बता रहे हो कि आप क्लाइंट हो क्या हो। ठीक है, अब ये कैसे करता है, काम कैसे करता है? चलते हैं इसके रूल्स की बात करते हैं। और ये रूल आप सबको याद होने चाहिए जब भी आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो। नंबर 1, इसका एक क्लस्टर होता है, इसको हम बोलते हैं क्लस्टर। ये पूरे सिनेरियो को हम क्या बोलेंगे? क्लस्टर। अब क्लस्टर में क्लाइंट तीन चीजें होती हैं। अब मैं उसको बताऊंगा क्या क्या तीन चीजें होती है। तो पहले रूल पे जाने से पहले कुछ चीजें, बेसिक चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्लस्टर, I think client server concept will come there to configure the RR. ओके, व्हाट यू आर सेइंग? Client server configuration concept. Client server. The RR will be the one the server and other will the client. They will only communicate with the RR means server, and No, they no, will no, not. no. Okay, okay. I think there is some gap. Okay, okay. तो क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर में तीन चीजें इन्वॉल्व आती हैं। फर्स्ट, द क्लस्टर हैज हैविंग, क्या होता है क्लस्टर के अंदर? एक आरआर या मल्टीपल आरआर। तो अभी के केस में हम बोलते हैं कि एक आरआर। दूसरा, क्लाइंट होंगे। तीसरा, नॉन क्लाइंट। अब क्लाइंट और नॉन क्लाइंट क्या है ये जानना जरूरी है। आरआर तो समझ गए, जिसपे आपने एक सिंगल कमांड दे दिया कि R2 RR क्लाइंट है, तो ये अपने आप को RR समझने लगा और RR है भी। ठीक है, जिसके पास ये कमांड होगा, जिसके BGP में कॉन्फ़िगरेशन होगा कि XYZ राउटर से RR क्लाइंट, तो वो राउटर क्या बन जाएगा? इटसेल्फ एज ए RR। ठीक है, अब दूसरा केस क्या होता है? क्लाइंट क्या होते हैं? जिसके बारे में आपने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर दिया कि ये क्लाइंट है, तो अब यहाँ पे दोनों राउटर्स क्लाइंट हो गए। ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट। लेकिन सपोज करो मेरे पास एक और राउटर यहाँ पे R4, ये भी नेबर है इस R1 का। क्या है? R1 का ही नेबर है ये। लेकिन आपने R1 पे ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये R4 क्लाइंट है, कुछ नहीं कहा, कोई कमेंट नहीं दिया। तो ये इसको क्या ट्रीट करेगा? नॉन क्लाइंट।
क्या ट्रीट करेगा? नॉन क्लाइंट। तो ग्रुप ऑफ आरआर क्लाइंट और नॉन क्लाइंट के जो होल ग्रुप बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्लस्टर क्या है? एक या एक से अधिक आरआर हो सकते हैं। आरआर प्लस क्लाइंट प्लस नॉन क्लाइंट क्या बन जाएगा? एक क्लस्टर बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रूल क्या कहता है? अब आते हैं रूल पे। जब हमने टर्मिनोलॉजी समझ ली तो हम रूल की बात करते हैं। तो रूल में पहला रूल है राउट्स लर्न फ्रॉम क्लाइंट टू रिफ्लेक्ट client and non-client both. ओके, क्या है रूल? अगर उसने एक राउट्स क्लाइंट से लर्न की, मतलब R2 से उसने एक राउट लर्न की है, तो किसको दे देगा? R3 उसका क्लाइंट है, उसको भी दे देगा और इसको भी दे देगा। ओके, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ये भी एक नॉन क्लाइंट है। मैंने दो नॉन क्लाइंट क्यों लिया, अभी आपको समझ में आ जाएगा रूल। ठीक है, तो ये जो जो हमने राउट लर्न किए यहाँ से, किससे? क्लाइंट से, R2 से, उसने सबको दे दिया, क्लाइंट को भी दे दिया, नॉन क्लाइंट को भी दे दिया। अब दूसरा केस बनता है कि अगर मुझे एक नॉन क्लाइंट से राउट्स मिलेगा तो क्या होगा? नॉन क्लाइंट से राउट मिला, राउट्स, ओके, टू रिफ्लेक्ट ओनली क्लाइंट। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, ध्यान देना कि अगर R4 से मुझे कोई राउट्स मिलता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, R4 से एक राउट लर्न किया किसने? R1 ने, तो किसको देगा वो? सिर्फ R2 को देगा, R3 को देगा, इसको नहीं देने वाला R5 को, क्योंकि R5 क्या है? नॉन क्लाइंट है। किससे राउट लर्न किया? नॉन क्लाइंट से। किसको नहीं दिया? नॉन क्लाइंट को नहीं दिया, दूसरे नॉन क्लाइंट को नहीं दिया। समझ रहे हो? लेकिन अगर यही राउट्स क्लाइंट से लर्न करता तो सबको देता, क्लाइंट को भी देता, नॉन क्लाइंट को भी देता। क्लियर है? ये बात क्लियर है? चलो, अब इस केस में हम एवॉइड कर, इसमें एक रूल और है जो जो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बट बता देता हूँ। इंटरव्यू में बताने में अच्छा लगता है कि हाँ बंदे को थोड़ा सा ज्यादा पता है। थर्ड रूल कहता है राउट लर्न फ्रॉम EVGP is reflected to both client non-client both। ठीक है, तो अगर EBGP है कहीं ये नेबरिंग में इनकी किसी, तो अगर उससे कोई राउट्स लर्न होता है तो सबको दे देगा, क्लाइंट को भी दे देगा, नॉन क्लाइंट को। क्यों? क्योंकि वहां AS पाथ इन प्लेस्ड है, तो उससे इस रूल से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, यहां से कुछ लेना देना नहीं है उसका। अब हम बात करते हैं कि कैसे वो लूप एवॉइड कर रहा है, क्लाइंट और नॉन क्लाइंट के चक्कर में कैसे वो लूप को एवॉइड कर रहा है। दूसरी चीज, क्यों ये दो स्टेटमेंट्स हैं, मतलब क्लाइंट के राउट्स वो दोनों को दे रहा है, क्लाइंट और नॉन क्लाइंट दोनों को दे रहा है, और नॉन क्लाइंट के राउट्स सिर्फ क्लाइंट को क्यों दे रहा है, नॉन क्लाइंट को क्यों नहीं दे रहा? ठीक है, ये दो बात पे डिस्कशन। ओके, सेम टोपोलॉजी पे भी डिस्कशन रहेगा। ओके,
अब हमने 4 राउटर रखने हैं यार। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक, जैसे आपने इन दोनों राउटर्स को क्या बनाया, क्लाइंट बनाया, ये आर इनके लिए क्या जनरेट करेगा, ओरिजिन कोड। क्या जनरेट करेगा, एक नया वर्ड आ गया, ओरिजिन कोड। इसके पास भी एक ओरिजिन कोड हो जाएगा। ठीक है, इसने जो राउट्स दिए, इसके जो भी ये राउट जनरेट करेगा R2, उसके साथ उसका ये ओरिजिन कोड रहेगा। ठीक है, अब ये चाहे किसी को भी रिफ्लेक्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कैसे वो इसको डिटेक्ट कर लेगा, ओरिजिन कोड से। ठीक है, जैसे सपोज करो इसका ओरिजिन कोड रेड है, तो R2 क्या करेगा, R2 से जितने राउट्स आएंगे सब रेड कलर में। सपोज करो उसका ओरिजिन कोड, जिससे मैं पहचानूंगा कि R2 ने जितने राउट्स जनरेट किए हैं वो रेड में, तो मैं पकड़ सकता हूँ, देख के बता सकता हूँ किसने जनरेट किए हैं, R2 ने जनरेट किए हैं, क्योंकि उसका कलर रेड है। ठीक है, तो उसके पास एक कोड लग गया, कहीं से भी आएगा वो, मैं उसको पता कर लूंगा किसने जनरेट किया है। किसने जनरेट किया, R2 ने। ठीक है, अगर ये R5 R4 उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं RR के पास, तो RR रेडी टू डिटेक्ट है, क्योंकि उसके पास क्या है, पैरामीटर ओरिजिन कोड है, जिससे वो पता करेगा। और उसने किसको दिया है, सबको दिया है, जिसके पास जो क्लाइंट है, नॉन क्लाइंट, सबको दिया है, क्योंकि उस राउट के ऊपर उसने वो ओरिजिन कोड लगा दिया है, उससे वो डिटेक्ट कर लेगा। दूसरा केस क्या है, अगर वो नॉन क्लाइंट को है, ठीक है, नॉन क्लाइंट से कोई राउट आया, तो क्या कर रहा है वो, सिर्फ क्लाइंट को दे रहा है जिसके पास ओरिजिन कोड है। किसको दे रहा है, जिसके पास ओरिजिन कोड है। ठीक है, वो नॉन क्लाइंट को नहीं दे रहा जिसके पास ओरिजिन कोड नहीं है। नॉन क्लाइंट के साथ अभी भी उसका स्प्लिट हॉरिजन वाला बिहेवियर है कि यार इस पे तो कोई कलर या टैग लगा नहीं है, इस राउट पे कोई कलर या टैग लगा नहीं है, अब मैं इसको दे दूंगा, इसके पास भी कोई कलर या टैग है नहीं, तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है लूप की, तो वो इसको अभी भी स्प्लिट हॉरिजन में रख रहा है। और ये तीनों IBGP नेबर की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में कोई RR कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं है। तो मतलब जो R5 से आएगा वो किसको, R4 को नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास ओरिजिन कोड है ही नहीं है। ठीक है, अब यही है इसका पॉसिबिलिटी लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म। क्यों, जो क्लाइंट है उसको क्या कर देता है, ओरिजिन कोड दे देता है वो। तो बेस्ट डिजाइन क्या कहता है कि जितने भी आपके पास IBGP नेबर हैं, सबको क्या कर दो, क्लाइंट बना दो, ये झंझट खत्म हो जाएगा। सबके पास अपना ओरिजिन कोड होगा, एक दूसरे को राउट रिफ्लेक्ट होंगे और कोई झंझट नहीं आएगी। ठीक है, तो जो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन है वो यही कहता है कि जितने भी आपको क्लस्टर में जितने भी और IBGP नेबर्स हैं, सबको क्या बनाइए, क्लाइंट बनाइए। नहीं तो आप इस सिचुएशन में जरूर मिलेंगे जहां पे दो नॉन क्लाइंट हो जाएंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे राउट्स। ठीक है, क्लाइंट वाले सारे को रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि उस पे ऑलरेडी उसके पास ओरिजिन कोड है। नॉन क्लाइंट के पास ओरिजिन कोड नहीं है, तो उसको देगा जिसके पास ओरिजिन कोड है। ठीक है, क्योंकि अगर उसके पास से दोबारा वापस आएगा तो ओरिजिन कोड से वो डिटेक्ट कर लेगा। तो यही है उसका जो पॉसिबल लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म, कैसे वो ओवरकम करता है। तो यहाँ पे ओरिजिन कोड इन प्लेस आ जाता है। अब सपोज करो 2-3 क्लस्टर हैं, मतलब ऐसे 2-3 सेट हैं आपके नेटवर्क में, जिनके पास जो RR हैं, क्लाइंट और नॉन क्लाइंट है उनके पास, तो उनको जो है डिटेक्ट करता है क्लस्टर आईडीज से। ठीक है, एक क्लस्टर आईडी में एक रूट जनरेट हुआ तो उसके ऊपर क्लस्टर आईडी लग के जाएगा आगे, और वो दूसरे वाले की क्लस्टर आईडी से
वो उससे पता कर लेगा कि मेरे क्लस्टर का रूट है या दूसरे के क्लस्टर का। तो क्लस्टर आईडी का भी एक रोल है, लेकिन वो बिटवीन द टू आरआर है, मतलब एक आरआर इस क्लस्टर का है, दूसरा आरआर दूसरे क्लस्टर का है। तो इसमें एक मैकेनिज्म है, कभी कभार हाई लेवल पे पूछा जाता है कि अगर हमारे पास 2 आरआर हैं तो कैसे काम करता है। सिंगल आरआर का तो हमने एक्सप्लेनेशन किया, 2 आरआर कैसे काम करते हैं तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन आरआर के ऊपर? सर आरआर अगर कोई एक्सप्लेन करने बोले आरआर रूल को, तो हम सीधा ये बोल सकते हैं सर कि रूट लर्न फ्रॉम द क्लाइंट टू रिफ्लेक्ट क्लाइंट और नॉन क्लाइंट, ये बोल सकते हैं सर? जब भी आरआर के बारे तो में आपने पॉइंट्स बताया सर। नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनो एकदम ध्यान से सुनो। क्या है, जब आरआर एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, टू अवॉइडिंग द स्प्लिट हॉरिजॉन्स रूल वी हैव द सॉल्यूशन कॉल्ड आरआर। We can make the between the routers, if you have the R1 and R2, you give the scenarios like we have 3 routers R1, R2 and R3. We can make the R2 as a route reflector, and we need to configure like other 2 neighbor as route reflector client. Okay papa. Okay sir. Okay, now Okay एक बार म्यूट करिए। ओके, सो ये हो गया जो कॉन्फ़िगरेशन आपने बता दिया, तो उसके बाद रूल बताइए, ठीक है। क्या रूल है कि क्लाइंट से लर्न राउट क्लाइंट और नॉन क्लाइंट को देगा, फर्स्ट रूल। अब आपको बोलना है देयर इज सम रूल इन प्लेस फॉर द राउट रिफ्लेक्टर। फर्स्ट रूल, व्हेन इट्स लर्न ए रूट्स फ्रॉम द क्लाइंट, ओके, तो इससे पहले आपको क्लस्टर भी बताना है, ठीक है। राउट रिफ्लेक्टर प्लस क्लाइंट एंड नॉन क्लाइंट सेट ऑफ दीज 3 neighbors, IGP neighbors is called cluster, okay। and ये either दूसरे वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं कि क्लस्टर कंसिस्ट राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट एंड नॉन क्लाइंट, ओके। सो अब आते हैं राउट रिफ्लेक्टर फॉलो सम रूल। रूल नंबर 1, route learns from client, it's reflected back to client and non-client both. Route learns from the non-client, it's reflected only to the client, okay। Then route learns from the eBGP, that's reflected to all client and non-client. अब उसका क्वेश्चन ये अराइज होगा, why वो जो है क्लाइंट से लर्न राउट को क्लाइंट और नॉन क्लाइंट दोनों को दे रहा है, और नॉन क्लाइंट से राउट्स सिर्फ नॉन क्लाइंट क्लाइंट को ही क्यों दे रहा है, नॉन क्लाइंट को क्यों नहीं दे रहा। तो ये क्वेश्चन जब अराइज होगा तो आप ओरिजिन कोड वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जब आप किसी राउटर को क्लाइंट बनाते हैं तो एक राउट ओरिजिन कोड इन प्लेस हो जाता है, और वही जो है पॉसिबल लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म हो जाता है वहां पे, क्योंकि वो ये बिहेव करता है एक टैग जैसा, और हर राउट्स के ऊपर जो है वो टैग इन प्लेस हो जाता है राउटर रिफ्लेक्टर के उस पे, और उसी से वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यार इतना बड़ा कोई मतलब इंटरव्यू में कुछ इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन कोई पूछेगा, ठीक है। एट्रीब्यूट है वही नहीं होता है, क्या बोल रहे हैं? ओरिजिन कोड में जो है ओरिजिन एट्रीब्यूट होता है वही नहीं जनरेट होता है क्लाइंट पे। ओके भाई, ये तो एकदम ब्लंडर है। ओरिजिन कोड ये अलग है भाई, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन मार्क आई, ये होता है राउट्स के आपने नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज किया है या रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड से, ये होता है ओरिजिन कोड, ठीक है। और ये वाला जो ओरिजिन है, ठीक है, जो राउट रिफ्लेक्टर का है, ये एट्रीब्यूट्स आता है ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव में, ठीक है। ये बहुत पीछे है, वो ये ओरिजिन कोड नहीं है, मैंने गलत ही बोल दिया, इसीलिए आपको कंफ्यूजन आता है। ये ओरिजिन आईडी है, ओरिजिनेटर आईडी, इसको बोलो ओरिजिनेटर आईडी, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमने कोड बोला है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो ये ओरिजिनेटर आईडी बोलिए, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं सर, ओरिजिन आईडी भी बोल सकते हैं, या ओरिजिनेटर आईडी कम। हाँ वही ओरिजिन आईडी या ओरिजिनेटर आईडी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे 2 ही एट्रीब्यूट्स हैं, एक क्लस्टर आईडी और एक ओरिजिनेटर आईडी या ओरिजिन आईडी, तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं हो, तो ये आईडीज हैं और ये कोड है, ठीक है। मुझे लगता है मैंने कोड बोल दिया इसलिए कंफ्यूजन हो गया, ये कोड डिफरेंट है, कैसे आप जो है बीजीपी में उसको एडवर्टाइज कर रहे हो वो कोड है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज विद दैट,
वो एकदम टोटली डिफरेंट है। ये विद इन द IBGP की बात है, वो हर जगह है, वो वेल नोन मैंडेटरी एट्रीब्यूट है। ओके, ओरिजिनेटर आईडी है, ट्रांजिटिव में ओरिजिनेटर, हाँ करेक्ट, नॉन ट्रांजिटिव में है, राइट, हाँ नॉन ट्रांजिटिव में रहेगा वो, ठीक ओरिजिनेटर है। आईडी है। हाँ वो एक AS से दूसरे AS में नहीं जाएगा, विद इन द AS रहेगा, ठीक है। ये लोकल है, लोकल है, ओरिजिनेटर आईडी, क्लस्टर आईडी, ये सब लोकल एट्रीब्यूट्स। हाँ, अब आते हैं कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट पे। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, नेबर बना रहे हैं। हाँ एक तो इसमें रह ही गया, क्या रह गया, कन्फिड AS। कॉन्फ़िगरेशन मींस वही ना, जो प्राइवेट एएस टू पब्लिक एएस कम्युनिकेट कराते हैं क्लस्टर टू क्लस्टर, मींस मल्टीपल रारर रहेगा, उसके बैकएंड में प्राइवेट एएस कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर पब्लिक को जाएगा वहां पे, यही ना होता है, राइट। करेक्ट, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पे भी स्प्लिट हॉरिजन है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं स्प्लिट हॉरिजन को, ठीक है। हमारे पास 3 राउटर है, ये R1, R2 और R3। तो हम कन्फिड AS से क्या करना चाह रहे हैं कि R2 के राउट्स R3 पे पहुंच जाए। तो हम क्या करते हैं, सिंपल, ये अगर AS 100 चल रहा है तो इसको सब डिवाइड हम कर देते हैं, IBGP को इंटरनली EBGP जैसा ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं, इस पे एक कन्फिड AS कॉन्फ़िगर करते हैं और इसको दे दिया 65,000 एक, इसको कर दिया 65,000 दो, ठीक है। इन दोनों को कर दिया 65,000 दो में, दो राउटर्स को, किसमें, 65,000 दो में। ये क्या हो गए दोनों, IBGP इंटरनल, मतलब बाहर के लिए 100 AS है, AS नंबर 100 है। अंदर क्या हो गया, अंदर हमने क्या किया, सब डिवाइस किया, ये 65,000 है, ये भी 65,000 है, सॉरी 65,000 ही रखिए इसको। अब क्या हो गया, ये दोनों IBGP नेबर है, ये EBGP नेबर है, कोई स्प्लिट हॉरिजन नहीं लग रहा है, ठीक है। ये दोनों IBGP नेबर है, एक्सचेंज कर रहे हैं राउट एक दूसरे से, और EBGP का राउट्स क्या आएगा, जाएगा इन दोनों के पास जाएगा। और कैसे वो डिटेक्ट करेगा, कन्फिड AS नंबर से। और कन्फिड AS नंबर कैसा हो गया, BGP जैसा, EBGP जैसा, प्राइवेट एएस हो गया, ठीक है। अब क्या चलेगा, यहाँ AS कन्फिड AS पाथ हो जाएगा लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म। क्या हो जाएगा, लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, कन्फिड AS, ठीक है। क्या होगा, ये जब अपडेट भेजेगा तो उसमें यहाँ पे कोई प्रीफिक्सेस रहेगा, अपडेट भेजेगा सर्टेन स्लैश, तो ये क्या कहेगा, यहाँ पे जब आएगा तो क्या बताएगा कि यार ये जनरेट हुआ 65,001 में और हमारे पास पहुंचा है, ये आगे भेजेगा, ठीक है। कोई लूप नहीं है। तो ऐसे इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यार हर जगह, जैसे अभी 20 राउटर हैं तो हर जगह आपको कन्फिड AS बनाना पड़ेगा, और एक नया राउट ऐड करते वक्त और प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे इस टोपोलॉजी में मैं एक राउट यहाँ राउटर एक जनरेट करता हूँ, मान लो R4 लेता हूँ, तो अब क्या करूंगा, इसका कन्फिड AS क्या रहेगा, इधर का मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको IBGP EBGP और थोड़ा सा सिनारियो चेंज करके। अब थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये, ठीक है, कन्फिड AS वाला कॉन्सेप्ट। जब भी एक नया राउट पूरा BGP कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करो, नया AS लो, नया कन्फिड AS लो, नेबर, ऐसा नहीं है कि आप नेबर जाके ऐड कर दो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो जाता है कि आपको फिर से डिजाइन सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमम 2 राउटर्स ही एक AS में रहे, तीसरा राउटर EBGP बना ले उससे, IBGP नहीं EBGP, तो उसका कन्फिड AS आपको सोचना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशनल ओवरहेड बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत कम देखा जाता है, बहुत कम यूज होता है, रेयरली कोई यूज करता है। अच्छा, ये देखना कॉन्फ़िगरेशन में मैं दिखा दूंगा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो प्रॉब्लम भी आपको पता चल जाएगा। और इसमें लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या है, कन्फिड AS, ध्यान रखना तीनों का मैंने बता दिया। पहला क्या है, फुल मेश लॉजिकल या फिजिकल, दूसरे में क्या है, दूसरे में RR है, तीसरे में RR या RR में जब लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म बोलोगे तो क्या हो जाता है, वहां पे ओरिजिन कोड हो जाता है और क्लस्टर आईडी हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका कन्फिड AS हो जाता है, ठीक है। तो हमने लूप प्रिवेंट किया है पूरे टाइम। ओके, नाउ क्या था, हाँ ठीक है। इसके अलावा ये हो गया कन्फिड AS की बात कर ली हमने।
छूट रहा है। नहीं, ठीक है, याद आएगा तो देखते हैं। कोई क्वेश्चन है इससे कॉन्फिडेंस से? मींस इंटरव्यू में तो इतना कुछ पूछता नहीं है L2 लेवल के लिए, बस वो एट्रीब्यूट पे फंसा देता है लोग। ओके, अब आते हैं दूसरी चीजों पे जो इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। पहला, चलो IBGP पे ही रहते हैं, EBGP पे बाद में चलते हैं। IBGP का नेबर बनाते हैं, ठीक है, सिंपल नेबर। ये R1, ये R2, क्या बना रहे हैं? IBGP नेबर बना रहे हैं, ठीक है, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। क्या करना है? यहाँ पे राउटर BGP 100, सेम कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ, राउटर BGP 100, ठीक है। नीचे उसके क्या लिखना है? नेबर। क्या है? यहाँ IP एड्रेस डाल दो 192.168.10.1, ये 10.2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेबर 192.168.10.1। अब इसके बाद रिमोट AS बताना पड़ेगा, रिमोट -AS क्या देना पड़ेगा? 100। सेम कमांड उधर रहेगा IP चेंज करके, ठीक है। नेबर क्योंकि ये वाला हो जाएगा 10.1, इधर यहाँ पे 10.2 है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेबर 192.168.10.2 रिमोट AS 100, दैट्स इट, कम हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे आपके पास एक प्रीफिक्सेज है 10 का प्रीफिक्सेज, सपोज लो 10/24, तो इसको एडवर्टाइज करना है तो यहाँ पे जाके नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज होगा, नेटवर्क और उसके बाद AIP एड्रेस, ठीक है, मतलब सबनेट। विद सबनेट कैसे लिखोगे? मैं एक लिख देता हूँ फर्स्ट टाइम, नेटवर्क 10.0.0.0, ओके। उसके बाद आपको मास्क कीवर्ड लेना है, क्या रहेगा मास्क? 255.255.255.255 सॉरी 0, ओके। ये /24 आपने एडवर्टाइज कर दिया नेटवर्क BGP में। प्रॉब्लम क्या है इसमें? सपोज ये आप भूल गए तो ऐसा नहीं है, एरर देगा, एडवर्टाइज कर देगा इसको। किसमें? क्लासफुल में। क्या एडवर्टाइज होगा? 10/8 एडवर्टाइज होगा। क्या एडवर्टाइज करना था? 10/24, ठीक है। अब परेशान हो रहे हो, एडवर्टाइज हो गया, कह रहे यार सामने R2 पे मैं देख रहा हूँ मुझे नेबर ही नहीं मिल रहा, मतलब नेबर मिल रहा है मुझे प्रीफिक्सेस ही नहीं मिल रहा। कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रीफिक्सेस क्यों नहीं मिल रहा? चलो भाई /8 एडवर्टाइज हो गया, /8 मिल जाओ मुझे इधर। R2 पे मुझे /8 भी नहीं मिल रहा है, /24 भी नहीं मिल रहा है। मैं मास्क क्या दे रहा हूँ? मास्क देना भूल गया हूँ। दूसरे दिन दूसरा बंदा थोड़ा स्मार्ट था, उसके पास ये प्रीफिक्स था, देखो उसके पास ये प्रीफिक्स था 192.168.40.0/24। उसने भी यही काम किया, उसने लिखा नेटवर्क 192.168.40.0, ठीक है, और भूल गया वो भी मास्क। उसका वाला प्रीफिक्स यहाँ मिल गया मुझे 192.168.40.0/24 मुझे मिल गया, ठीक है। तो मुझे ये आप बताओ ये क्यों नहीं मिला और ये क्यों मिल गया? अभी कल ही मैंने ये डिस्कस किया। क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नेट अजय कुछ बोल रहे थे? तो आवाज ब्रेक हो गई या मेरी चली गई? मेरी आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही है? अजय कुछ बोल रहे थे, नहीं आ रही आवाज।
अजय आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं होगा बोलिए जरा, मैं तो नहीं था। कोई आइडिया नहीं। कल मैंने क्या बोला था? कल अगर आपको याद होगा तो एक चीज मैंने बताया था, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो, ठीक है, कुछ भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो, एक चीज आप समझिए कि आप वही चीज एडवर्टाइज कर सकते हो जो आपके राउटिंग टेबल में, ठीक है। इवन दो कि आप कमांड दोगे, अगर आपके राउटिंग टेबल में नहीं रहेगा तो नहीं रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, नहीं एडवर्टाइज होगा। प्रॉब्लम क्या है इसमें, जब आपने ये 10 वाला सबनेट दिया तो क्या होगा, ये 10/8 खोज रहा है कहाँ पे, आपके राउटिंग टेबल में। आपके राउटिंग टेबल में क्या है, यहाँ पे 10/24 है। हाँ नहीं, नहीं मिला उसको राउटिंग टेबल में 10/8, तो उसने एडवर्टाइज नहीं किया। दूसरे वाले केस में क्या था, इसने क्या किया, क्लास सी आईपी एड्रेस है, इसने क्या खोजा 192.168.40/24 खोजा, वो मिल गया इसके राउटिंग टेबल में R1 के कनेक्ट। हाँ मिल जाएगा। +28 एडवर्टाइज किए हैं बट कॉन्फ़िगर है /8 इसलिए नहीं मिला, राइट। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है भैया के यहाँ कुछ दिक्कत है शायद। पंकज जी आवाज नहीं आ रही है? अभी आवाज आ रही है। अभी बोल रहा था हेलो, कि आवाज आ /8 रही है? कॉन्फ़िगर है बट एडवर्टाइज किया, अभी आ रहा है। मैं बोल रहा था कि जैसे /8 कॉन्फ़िगर है, एडवर्टाइज किया हुआ /24, इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। करेक्ट। देखिए, आपने क्या किया, /24 कॉन्फ़िगर किया है इस वाले केस में, ठीक है, एडवर्टाइज कर रहे हो /8, राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं है /8 की, तो एडवर्टाइज नहीं किया उसने, ठीक है। इस वाले केस में आपने /24 कॉन्फ़िगर किया है, एडवर्टाइज भी /24 ही कर रहे हो, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट आपने मास्क दिया नहीं है, वो एडवर्टाइज हो गया /24 क्योंकि क्लास सी है, और ये क्लास ए है, ये /8 ले लिया, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं, क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। और मैं पूछ रहा था कितने ठीक है। लोगों को सबनेटिंग नहीं समझ में आती? सर मुझे ओके गुड, ओके बहुत बढ़िया। ओवरव्यू है सर जी, बट डीप पता नहीं है। डीप चाहिए भी नहीं है, ठीक है, ओके। मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ क्योंकि ये प्रीफिक्सेस जो है ना तभी समझ में आएंगे जब आपको थोड़ी सबनेटिंग आती है, ठीक है। आईपी एड्रेसेस के क्लासेस हैं, ठीक है, कौन कौन सी क्लास है, ए, बी और सी, डी क्लासेस, ये चार क्लासेस हैं, ठीक है। नॉर्मली हम कहाँ घूमते रहते हैं, इसी 3 क्लास में रहते हैं। डी और ई भी है, इन दोनों को छोड़ दो, जो वर्किंग नॉलेज की बात कर रहा हूँ वो हमारा काम इसी 3 क्लास में चल जाता है, ए, बी और सी, ठीक है। ए और बी और सी तीनों क्लास में हमारे पास आईपी एड्रेसेस जो हैं, जो हम जिस पे ज्यादा डील करते हैं, 10 का सबनेट है, 172 का सबनेट है, 192 का सबनेट है, ठीक है। यहाँ पे पूरा सबनेट है 10.0.0.0 से 10.255.255.255। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये प्राइवेट सबनेट की बात कर रहा हूँ जिसपे हम लोग बहुत ज्यादा डील करते हैं। दूसरा यहाँ पे थोड़ा कम है, 172.16.0.0 से 172.34 क्या है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, 33 शायद है, 255 ऐसे कुछ है, देख लेना एक बार, ये 32 ही है शायद, कंफर्म नहीं हुआ, ये देखना पड़ेगा। 192 में क्या, 192.168.31 0, ओके, 2 क्या है 192.168.255
ये है हमारे पास जिससे हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं जिससे हम सबसे ज्यादा डील करते हैं। ठीक है, वो 31 है भाई उसका, 3172 अच्छा 31। ये ओके ओके ठीक है। तो ये हम इसी आईपी एड्रेसेस से सबसे ज्यादा डील करते हैं। अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा 1 मिनट में CIDR वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जो हम बोलते हैं /24 क्या है, /22 क्या है, /31 क्या है। ठीक है, अब जैसे इसका मास्क देखो, ये है मास्क, सबनेट मास्क होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 255 255, ये है मैक्सिमम। ठीक है, ये जब 255 होगा इसका मतलब होता है यहाँ पे 8 1 है। एकदम लेवन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, 3 3 6 2 8, कितने 1 है? 8 1। जब सारे 1 हो जाएंगे तो इसकी ये अगर बाइनरी में सारे 8 1 लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 255 हो जाएगी। ठीक है, बाइनरी में अगर 8 1 लिख दोगे तो उसकी डेसिमल वैल्यू होती है 255। तो यहाँ पे भी 8 1 है, यहाँ पे भी 8 1 है, यहाँ पे भी 8 1 है, कितने हो गए? 32। ठीक है, तो अगर ये मास्क है, ठीक है, किसी का, तो क्या होगा? उसको हम /32 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? जी हाँ सर। ठीक है, अब जैसे जैसे आप बिट कम करते जाओगे आपकी CIDR वैल्यू, इसको बोलते हैं CIDR वैल्यू, ठीक है, ये कम होती जाएगी। जैसे अब आप मान के चलो मैंने यहाँ पे एक 1 कम कर दिया तो क्या हो जाएगा? एक 1 कम करते क्या हो जाएगा? ये 31 हो जाएगा। /31 क्या हो जाएगा? 8 + 8 + 8 + 7 क्या हो गया? 31। ये वैल्यू जो डेसिमल में अगर हम इसको वैल्यू को कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? ये तो 8 है तो 255 हो गया। ये क्या हो गया? 255 हो गया। ये क्या हो गया? 255 हो गया। 254। 254। ये जब कन्वर्ट करोगे 7 1 को, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देख लो। सबसे पहले ऐसे एक टेबल लिखिए 1 2, जस्ट डबल करते जाइए, 1 2, इसके बाद क्या आएगा? 2 का डबल क्या? 4, 4 का डबल क्या होगा? 4 8 8 8 16 16 16 32 32 64 128। ठीक है, कितने हो गए? 8 हो गए। जितने आपके पास 1 है इसके नीचे बिछा दीजिए, मतलब लगा दीजिए। देखिए कैसे है, जब लास्ट वाले का देखिए 1 1 1 1 1 1 0, जोड़ लीजिए इसको, जहां पे 1 नहीं है उसको जोड़ लीजिए, ये जोड़िए 1 वाली वैल्यू को जोड़ लीजिए, ऊपर वाली वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट हो जाना है आपका। 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 254। ठीक है, जब इसको जोड़ोगे, इसको छोड़ना है आपको, ये नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा 254। अगर ये 1 भी होता है, अगर यहाँ भी 1 होता है तो क्या हो जाता है? 255 8 1 हो जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो CIDR वैल्यू कैलकुलेट हो गया। एक और लेते हैं ऑप्शन, जैसे आप ले लो, ठीक है, मैं इसमें एक रैंडम वैल्यू लिख लेता हूँ। चलो 8 8 8 और समझो क्या ले लें, 5 ही वैल्यू, क्या हो गया? 240। 29 है, यही हुआ ना? 8 3 24 5 29, करेक्ट? यस और नो? हाँ हाँ सही है, राइट। जी हाँ सर। जी हाँ। अब ये इसका मास्क क्या होगा? 29 को जब हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल मास्क में तो कैसे होगा? यहाँ तक तो कोई चैलेंज है नहीं, सारे 255 लिख देना है। ठीक है, इसी वाले टेबल में फिर से जाते हैं। 1 1 5 1 रखना है मुझे, ये 4 हो गए, 5वां यहाँ, इसके बाद वाली वैल्यू को नहीं लेना है, जोड़ लेते हैं इनको। क्या हो गया? 32 और 8 40 हो गया। 48। ये हो 48। गया 16 64 70 हो गया, और 128 का 4 11 128 + 110 248। 248, यहाँ 120 आएगा सॉरी। ठीक है, क्या हो गया? 248 हो गया। तो इसका मास्क क्या लिखेंगे? 255 255 255 248। ठीक है, ये है कन्वर्जन CIDR टू मास्क।
और मास्क टू CIDR वही सेम, ठीक है। इसको जो है बाइनरी में कन्वर्ट करिए और देखिए कितने 1 मिलते हैं आपको, ठीक है। 1 255 का 8 है, 8 काउंट करते जाइए। अब जैसे /8 है, /8 का मास्क देखो, कुछ चीजें एकदम फिक्स हैं, मतलब जब क्लास एकदम एग्जैक्ट क्लास की बात करेंगे +24 देखो, जब हम इसकी बात करेंगे जैसे /8 है, /16 है, /24 है, /32 है, तो ये जो है एकदम यही है 255.000। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सब वैल्यू रटा रहेगा। हाँ, और इसमें थोड़ा सा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास सबनेट कैलकुलेटर है, उसको यूज कर सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, सबनेट कैलकुलेटर खोलिए, वो सब बता देगा कि कौन सी